इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय दिलीप कुमार जी आचार्य साहब, जो नेशनल चेयरमैन है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के, और कैंसर एवं तंबाकू कमेटी के चेयरमैन है, राष्ट्रीय चेयरमैन आदरणीय दिलीप कुमार जी, डॉक्टर दिलीप कुमार जी अतिथि। साथ ही हमारे बीच में डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार साहब, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इंदौर के अध्यक्ष हैं, वो हमारे बीच में पधार चुके हैं। आदरणीय AK द्विवेदी जी, जो कि वैज्ञानिक सलाहकार मंडल केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद के सदस्य होने के साथ साथ आयुष मंत्रालय भारत सरकार में सदस्य हैं एवं कार्य परिषद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पदस्थ होकर आज हमारे कार्यक्रम में पधारे हैं अतिथि के रूप में। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ शिवांग होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल के आदरणीय डॉक्टर, जिनमें टीम ब्यूरो चीफ के रूप में आज पूरे मध्य प्रदेश में जाने जाते हैं। मैं सबसे बड़ी बात कहूँगा, मैं सबसे पहले राजेश व्यास जी के बारे में बताता हूँ। पूजन आरंभ विशेषण ग्रामे संकट एवं शुक्लांबरम देवं सचिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम ध्यायते सर्वविघ्नोपशायन्ते अभिसिद्धः प्रसिद्ध्यर्थे बुद्धो समापरिसार। इस मंच पर कुमार पूरी दुनिया में वसुदेव कुटुंबकम को साथ, तो हमारी चीज अभी गरीब हरने के लिए उनका प्रयास ईश्वर से प्राप्त करता है, पर डॉक्टर मानव के साथ बीच में मत आदरणीय राजेश जी व्यास द्वारा आदरणीय डॉक्टर दिलीप कुमार ये सम्मान चिकित्सा के क्षेत्र में एक ऐसा लोकप्रिय नाम है, पूरा इंदौर में आदर्शता के साथ सम्मान करता है। डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार स्वागत करें। DN मिश्रा साहब का स्वागत करें, उनका सम्मान की समापन के साथ करें। इस तरह से मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे मार्केटिंग हेड डॉक्टर विश्वास साहब, स्वागत। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ कुमारी वैशाली शर्मा, हमारे कृष्णकांत जी दुबे जी से मैं निवेदन करूँगा। कृष्णकांत जी दुबे, प्रवीण व्यास, हमारे भाई चौहान साहब का सम्मान करते हुए
तो शशिकांत जी दुबे जी आ जाए। शशिकांत जी दुबे। इसी क्रम में मैं मंचासीन अतिथि नेशनल चेयरमैन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कैंसर एवं तंबाकू कमेटी के नेशनल चेयरमैन आदरणीय दिलीप कुमार जी आचार्य साहब, इंडियन मेडिकल इंदौर के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार जी, वैज्ञानिक सलाहकार होम्योपैथी अनुसंधान परिषद से आदरणीय A.K. द्विवेदी साहब, आपका बहुत स्वागत है। शिवांग होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज भोपाल के प्रिंसिपल आदरणीय D.N. मिश्रा जी, इंदौर डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर आदरणीय पंकज गुप्ता जी, हमारे मार्गदर्शक और शहर के वरिष्ठ चिकित्सक आदरणीय कुलदीप श्रीवास्तव जी, शिशु रोग विशेषज्ञ आदरणीय प्रकाश गर्ग जी, आदरणीय पटेल साहब और एक अद्भुत व्यक्तित्व जिनके विषय में मैं अभी आपको बताऊंगा, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी चौहान साहब, और एक और अद्भुत व्यक्तित्व डॉक्टर पायल पालीवाल, जिनके विषय में भी मैं आपके समक्ष विस्तार से बात करूंगा। आदरणीय मदन सिंह जी धाकड़ साहब, आप सभी अतिथियों का बहुत स्वागत है। देवास और देवास के विभिन्न हिस्सों से अपने परिवार के साथ इस आयोजन में उपस्थित हुए आप सभी डॉक्टर्स का बहुत स्वागत है। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ये जो हमने परिकल्पना तैयार की, इसके लिए हमने सनातन को केंद्र में रखा और हम ये भाव लेकर आए कि सर्वे संतु निरामया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। इस आयोजन को हमने नाम दिया आरोग्यम। फिर हमने ये तय किया कि हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से रखेंगे। हमारी टीम ने पिछले 3 महीने से डॉक्टर साहब देवास के उन गांव में जाकर हमने ऐसे डॉक्टर्स को खोजा। दरअसल ये एक संदर्भ ही है और ये एक ऐसा अवसर है कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस तो है ही, लेकिन कोरोना काल में हिंदुस्तान में जो पहला लॉकडाउन 21 दिन का लगा था, वो भी यही अवधि थी। तब हमने ये तय किया कि हम उन डॉक्टर्स से जाके मिलेंगे जिन तक अभी कोई नहीं पहुंचा है। कोरोना के बाद से ये हुआ कि बड़े शहरों में कई सारे आयोजन हुए और कोरोना योद्धा, कोरोना सम्मान की उपाधियों से डॉक्टर्स को नवाजा गया। हालांकि वो जरूरी था, लेकिन बहुत छोटे गांव में जहां पे छोटी आबादी है, बहुत निचले स्तर के लोग रहते हैं, वहां जिन डॉक्टरों ने जो काम किया, वो कैसे उन्होंने उन चुनौतियों को फेस किया, तब हमने जाके देखा
कि बहुत छोटी सी जगह है डॉक्टर साहब, कई जगह ये स्थिति है कि उनके पास बैठने की जगह भी नहीं है। और आप यकीन मानिए कि मुश्किल से वो 10 रुपये 20 रुपये का एक छोटा सा एक शुल्क लेते हैं। उस राशि में वो उन ग्रामीणों का इलाज कर रहे हैं, साथ में उसी राशि में वो उनको दवाएं भी दे रहे हैं। जब हम गांव में पहुंचते हैं तो गांव के लोग ऐसे डॉक्टर को भगवान के रूप में मानते हैं। हमें गांव के लोगों ने बताया कि कोरोना में इन्होंने 18 घंटे मेहनत की और कई बार ये स्थिति बनी कि उन्होंने अपने स्तर पर ही उन मरीजों को ठीक किया। आज हम ऐसे डॉक्टर्स का सम्मान करने जा रहे हैं और ये हम सबके लिए गौरव की बात है कि यहाँ पे बहुत से डॉक्टर्स ऐसे उपस्थित हैं। ये कार्यक्रम का एक पक्ष है। दूसरा, इन्फॉर्म ह्यूमन लगातार कुछ सकारात्मक सोच के साथ कुछ स्पेशल अभियान चला रहा है, जिसमें हमारा एक अभियान है पहला सुख निरोगी काया। इसके तहत ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे संस्थान जो बहुत सकारात्मक भाव से काम कर रहे हैं, हम उनके ऊपर लघु फिल्म तैयार करते हैं। और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है डॉक्टर साहब कि इसी मंच पर डॉक्टर महेंद्र सिंह चौहान हैं, जो अद्भुत कार्य कर रहे हैं अपने क्षेत्र में। हमने लगातार एक सप्ताह तक उनके तीनों सेंटर पर शूट किया, मरीजों से बात की और तब ये निकल के आया कि वो देवास या देवास जिले ही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिंदुस्तान के कई स्टेट ही नहीं, विदेशों से भी उनके पास मरीज पहुंच के देवास जैसी जगह में लाभान्वित हो रहे हैं। ये सोनगरा साहब की उपलब्धि है। हमने ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की, मरीजों से बात की, उनके पास जो तमाम संसाधन हैं, बहुत महंगी मशीनें हैं, उनके किस तरह के कार्य हैं, उस पर एक डॉक्यूमेंट्री का यहाँ लोकार्पण है। एक और डॉक्यूमेंट्री हमने तैयार की और हमारी टीम ने इसको एक अलग एंगल से तैयार किया। बहुत छोटे बच्चे जिनका प्रकृति बस मानसिक स्तर पर विकास नहीं हो पाया, उनको लेके ईश्वर ने इस देवास जैसी जगह में एक उपहार के तौर पर ऐसे बच्चों के लिए डॉक्टर पायल पालीवाल को भेजा और वो उन बच्चों के लिए काम करती हैं। आप देखिएगा, जब हमने उस पूरे उनके इलाज करने के जो सलीके हैं, जो तरीके हैं, उनको जब हमने शूट किया है तो आपका हृदय वात्सल्य से भर जाएगा। वो किस तरह से उन बच्चों के बीच में डूब जाती हैं। उनको ख्याल नहीं रहता है कि मैं एक डॉक्टर हूं, ये मेरा मरीज है। वो ऐसा लगता है कि शायद कोई माँ है जो अपने बच्चे के लिए यहाँ पे पूरी तन्मयता से, पूरी तरह से डूब कर ईश्वर से यह कामना कर रही है कि यह बच्चा ठीक हो जाए। ये डॉक्टर पायल पालीवाल। ये तो डॉक्यूमेंट्री का यहाँ पर लोकार्पण है। साथ में लगभग 40-45 ऐसी डॉक्यूमेंट्री हैं जो हमने बहुत छोटे छोटे रूप में तैयार की हैं। शहर के कई सारे डॉक्टर हैं जिनको भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं और ये हमारे लिए गौरव की बात है। और ये तमाम डॉक्टर्स के लिए गौरव की बात है कि आज इन सभी का सम्मान आप तमाम अतिथियों के हाथों से होने जा रहा है। यह कार्यक्रम की रूपरेखा है। इसमें यह निश्चित है कि हम 40-45 डॉक्टर का जब सम्मान करेंगे तो वक्त लगेगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप लगभग 2-सवा घंटे का हमने कार्यक्रम तय किया है, इसको हम बिना किसी अवरोध के पूरा करेंगे। 2-सवा घंटे आप सभी पूरे धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमें सहयोग कीजिएगा। दरअसल डॉक्टर पंकज साहब तो हमारे गांव के ही हैं और हम लोग
लगातार इस पे बातचीत करते रहते हैं कि हम क्या बेहतर कर पाएं, लेकिन सबके बीच में ये एक ईश्वर का ही कहीं ना कहीं हमें सहयोग कहिए या एक अस्तित्व की व्यवस्था कहिए कि जब हम कभी भी कोई अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर निकलते हैं तो हमें स्वतः ही अच्छे लोग, हमें मार्गदर्शक हमारे रास्ते में जुड़ते जाते हैं और हमारा कार्य सफल हो जाता है। आज से 7-8 महीने पहले 8 जून को इनफॉर्म ह्यूमन जब लॉन्च हुआ, इसके पहले उस अवधि के 1-2 महीने पहले मैंने डॉक्टर आदरणीय कुलदीप श्रीवास्तव साहब के सामने जाके ये प्रस्ताव रखा। सर, आपसे 5-10 मिनट मुझे चर्चा करनी है। दरअसल आप लोग ये समझ पाए कि ये थीम क्या है। तो ये संयोग ऐसे बना इनफॉर्म ह्यूमन का कि मैं लगातार 27-28 वर्ष तक दैनिक भास्कर में कई जिलों में काम करने के बाद कोरोना का जो दौर आया, नहीं चाहते कोकिला बहन से कैंसर विशेषज्ञ आदरणीय नीलेश जैन साहब हमारे बीच में उपस्थित हो गए हैं। आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। आप हमारे आयोजन में दूसरी बार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए हैं और आज कैंसर को लेकर हमारे बीच में 2 विशेषज्ञ हैं, 2 स्पेशल स्पीच होने वाली हैं। बच्चों को थोड़ा सा शांत कर लीजिए। ये जो हमारे बीच में विशेषज्ञ हैं, चेतन उपाध्याय जी डॉक्टर नीलेश जैन साहब का स्वागत कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ। नीलेश जैन साहब एक अद्भुत व्यक्तित्व हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी में वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और यहां पर तमाम जो अतिथि हैं सब अपने आप में एक बड़े व्यक्तित्व हैं। बहुत धन्यवाद। हो गई है तो ये स्थिति बनने के बाद हमने ये तय किया कि अब हमें अपने पत्रकारिता का जो पैटर्न है वो भी बदलना होगा, हमें समय के साथ अपडेट होने की आवश्यकता है। तब हमने इनफॉर्म ह्यूमन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया। इसमें कुलदीप सर का मुझे बहुत मार्गदर्शन मिला। एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसका जो कंटेंट है वो डॉक्टर साहब ने तैयार करवाया है। समय समय पर हमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहता है। इनफॉर्म ह्यूमन की जो थीम है वो सनातन को केंद्र में रखकर सत्यपरक पत्रकारिता के लिए हम लोग संकल्पित हैं। उसी भाव के साथ हम काम कर रहे हैं। कुछ वीडियो हैं जो हम आपको दिखाएंगे, इससे आप हमें समझ पाएंगे कि हम किस थीम के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। दूसरा ये है कि हम डिजिटल के हर प्लेटफॉर्म पर हैं। हम .in.com, गूगल और YouTube पर आप हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। आप हमारे तमाम जो कॉन्सेप्ट हैं उसको समझ पाएंगे। तो ये स्थिति बनी कि हमने ये तय किया कि हम कुछ अच्छा करेंगे। और जब जब हम अच्छा करने निकले तो हमारे साथ एक लंबी टीम तैयार होती गई। हमारे साथ चेतन उपाध्याय जी जैसे लोग हमारी टीम में जुड़ते गए। मेरे डिजिटल एडिटर अंकित कुमावत एक बहुत मासूम सा बच्चा है, लेकिन आप इससे अंदाज लगाइए डॉक्टर साहब, आप लोग, आपकी फील्ड है, आप समझते हैं कि इस आयोजन को लेके मुझे 45 डॉक्यूमेंट्री तैयार करनी थी और अंकित का कल ही पथरी का ऑपरेशन भी हुआ। लेकिन उसने मुझसे कहा कि सर आप चिंता मत कीजिए, हम कवर कर लेंगे और हम बाकायदा इसको कवर कर पाए। मेरे पास इरफान जैसी शख्सियत है
जो पूरे समर्पण भाव के साथ पिछले 7-8 महीने से लगातार काम कर रही है। ये एक संयोग ऐसा हुआ कि 8 दिन पहले एक शख्स मेरे ऑफिस में आता है और बोलता है कि सर मुझे काम करना है, आपके साथ जुड़ना है। और उनके जुड़ते ही 8 दिन में एक बड़ा सा स्वरूप ये जो तैयार हो गया, ये आर.के. शर्मा जी की मेहनत है, ये मेरे प्रबंधक, ये ऐसी टीम, मुझे लगता है ये अस्तित्व का इशारा है। कहीं ना कहीं हमें ये अस्तित्व एक संकेत दे रहा है कि आप अच्छे कार्य करते जाइए, आपके साथ लोग जुड़ते जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज हम बहुत गौरवान्वित हैं, इनफैक्ट ह्यूमन की पूरी टीम बहुत गौरवान्वित है। आप तमाम बड़े अतिथियों को अपने बीच में उपस्थिति पाकर आप सभी डॉक्टर्स का हम सम्मान करेंगे। थोड़ा सा 2-2.5 घंटे का समय लगेगा, इसके बाद हम भोजन करेंगे। और इसमें जो पूरे आयोजन में सबसे जो महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है कि यहाँ पर अलग अलग विषयों पर ये जो हमारे विशेषज्ञ अतिथि हैं उनका संबोधन, उनकी स्पीच होने वाली है। और आप यकीन मानिएगा, द्विवेदी जी साहब हों या आचार्य जी हों या पाटीदार जी हों या और जो तमाम हमारे अतिथि हैं, उनको हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में सिर्फ उनको संबंधित विषय पर स्पीच देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, हम उनको गंभीरता से सुनेंगे और संबंधित विषयों की जानकारी से लाभान्वित होंगे। आप सभी को बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अल्लाह तूने निकाला है किसी के पांव का कांटा, तो ये तय है तेरे दिल में भगवान रहता है। आज हम नारायण के रूप में उन नरों का, उन व्यक्तित्वों का सम्मान करने जा रहे हैं जिनका स्वर्णिम समय मानव कल्याण के लिए हो सकता है। 24 घंटे अपने समय की आहुति दर्द को हरने में प्रेषित करते हैं। ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान सच। हमारे बीच में अंतरसिंह चौहान साहब, और सबसे बड़ी बात है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर नीलेश जैन साहब उपस्थित हुए हैं। और ये राजेश व्यास जी पर पता नहीं कौन सी कृपा है, राजेश व्यास जी पर जो स्नेह है उसका प्रतिफल है। इतने व्यस्ततम समय में भी देवास में हमारे पास दूसरे प्रोग्राम में पधारे हैं, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आइए सम्मान के इस क्रम में मैं असीम श्रद्धा के साथ इन शब्द के साथ आमंत्रित करता हूँ डॉक्टरों के लिए कि मैंने तो कर दिया रोशन, मैं नहीं जानता हवा क्या है। सर्वे संत निरामया के भाव के साथ अपने जीवन को मानव कल्याण के लिए समर्पित करने वाले व्यक्तित्वों में सबसे पहले मैं अगर आह्वान करता हूं, सबसे पहले मैं निवेदन करता हूं तो उस व्यक्तित्व से कहते हैं कि डॉक्टर भगवान, तो सच कहते हैं डॉक्टर को बनाने वाली मां महान। मैं असीम श्रद्धा के साथ पायल जैसी बिटिया को मानव कल्याण के लिए समर्पित करने वाली, वो प्रकृति की विकृति को प्रदत्त साकार मानवीय साकार रूप देने वाली बिटिया को तैयार करने वाली मां आदरणीय शीला मुखर्जी को असीम श्रद्धा के साथ आमंत्रित करता हूं और निवेदन करता हूं अतिथियों से ऐसी मां का सम्मान करते हुए इस राष्ट्र का और इस विश्व स्वास्थ्य दिवस की गौरवता सार्थकता को सिद्ध करें। आदरणीय सभी अतिथिगण, आदरणीय शीला मुखर्जी जिन्होंने बैठी पायल को तैयार किया, डॉक्टर बनाया, किस संघर्ष के साथ आपने आपके पतिदेव का देहांत होने के बाद आप संघर्ष बन रही हैं, पर अपनी बेटी को धन्यवाद। जोरदार ताली बजा दें, ताली में कमी नहीं होनी चाहिए। और हमारे देवास शहर में, हमारे देवास शहर का एक जो कि बहुत ही लोकप्रिय और सरल सहज चिकित्सक के रूप में जाने जाते हैं। और रात के 12 बजे भी अपने घर पे घंटी बज जाती है तो उठ करके आ जाते हैं और इलाज कराते रहते हैं।
डॉक्टर इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि एस.टी. जेली साहब 50 वर्षों की अनुभव सेवा का सम्मान, और इसी अगले मिले के साथ मैं डॉक्टर एस.टी. जेली साहब के बाद डॉक्टर रितु सिंह गौर, डायरेक्टर रेजुलेशन डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉक्टर के दत्ता साहब। डिलीवरी होने वाली है, हमने कहा था ये शनिवार को हो जाएगा। कल शनिवार को आपने आपकी बेटी ने पुत्री को जन्म दिया है, जोरदार ताली बजाएं। आप नाना जी बनने पर भी आपको बधाई। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच डॉक्टर जॉन जोसेफ जी, डॉक्टर हेमंत पटेल साहब। हम इसका ट्रेलर दिखाएंगे क्योंकि डॉक्यूमेंट्री बहुत बड़ी होने के कारण हम ट्रेलर दिखाएंगे, क्योंकि आप कहेंगे कि बहुत समय डॉक्यूमेंट्री में लग जाएगा, इसलिए इसका एक ट्रेलर और ट्रेलर के बाद उसके बाद हम 10 डॉक्टरों का सम्मान करने के बाद हम डॉक्टर पायल की डॉक्यूमेंट्री देंगे। आइए क्या व्यक्तित्व है और क्या विशेषता है जोरदार। ये है डॉक्टर महेंद्र सिंह जी चौहान साहब की डॉक्यूमेंट्री अभी लोकार्पित हुई है, और आप देखेंगे इसकी विशेषता कि वो डॉक्यूमेंट्री वाकई में बहुत प्रभावशाली डॉक्यूमेंट्री है, और उसका लाभ जब आप कंट्री तक पहुंचेगा तो हर डॉक्टर को मिलने वाला है, क्योंकि जितने भी व्यक्तित्व हैं आज स्पाइन से सब लोग सबके साथ ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है उसके लिए हमारा दीवार पहुँचता है। तो सुकून की जिंदगी अगर डॉक्टर को मिलती है तो पत्नी के प्रेम से, पत्नी के प्यार से, और यही है कि आज हम आदरणीय डॉक्टर पीसी जैन साहब और उनकी पत्नी दोनों का यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं। विशेष उनकी श्रीमती जी, उनके अर्धांगिनी के साथ आज का सम्मान करने जा रहे हैं। जोरदार ताली के साथ उनका अभिवादन करें। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर, पैसा भी आपने दिया है, ऐसे व्यक्तित्व का ये सम्मान, और मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर नीलेश जैन साहब और तमाम अतिथियों से कि वो डॉक्टर आर.एस. पाटीदार साहब और उनके पुत्र विनोद पाटीदार जी सपत्नी के यहाँ पर उपस्थित है, और ये आदरणीय रामेश्वर जी पाटीदार साहब, आर.एस. पाटीदार साहब सपत्नी को उपस्थित हुए हैं, उनका सम्मान। और इसी क्रम में विनोद पाटीदार जी सपत्नी को उपस्थित हुए, उनका भी हम यहाँ सम्मान करें। दोनों पिता पुत्र हैं और दोनों ही अद्भुत 24 घंटे सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी गालोदिया जी पहुंच चुके हैं। मैं निवेदन करता हूँ आगे आकर स्थान ग्रहण करें। आदरणीय महेंद्र सिंह जी गालोदिया जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, उससे मैं निवेदन करता हूँ आगे स्थान ग्रहण करें। इसी क्रम में विनोद पाटीदार जी का यहाँ पर सम्मान, और ये गौरव की बात है कि आज आपके विशिष्ट व्यक्तित्व के द्वारा सम्मान किया जाए। सम्मान निवेदन करूँगा आदरणीय डॉक्टर पंकज गुप्ता साहब का सम्मान करते हुए डॉक्टर एस चौहान साहब जो कि आर्थोपेडिक के सोनगढ़ थेरेपी सेंटर के डॉक्टर ए.एस. चौहान हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर ए.एस. चौहान साहब का सम्मान। आर्थोपेडिक सर्जन है आप, और बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम इन्फॉर्म वर्ल्ड विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आपका सम्मान कर रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार ताली के साथ इनके अभिवादन। नागर साहब जो कि सेवा के प्रकल्प का एक बड़ा उदाहरण भौरासा में बना हुआ है, और आप एक डॉक्टर के रूप में सेवा प्रदान करने के साथ साथ रोटरी क्लब के अध्यक्ष हैं, और दागर समाज के कई राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रहकर के आप बड़ी सेवा प्रदान कर रहे हैं। और ये सम्मान आदरणीय डॉक्टर रूप सिंह जी नागर साहब का। और उसी क्रम में डॉक्टर दीपाली सांते नेचर थेरेपी डॉक्टर, बड़ी छोटी सी सरल बच्ची मगर बड़ा काम करती है। डॉक्टर
दीपाली सांगते। ये डॉक्टर रूप सिंह जी नागर साहब का सम्मान। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ दीपाली सांगते। कर दो बंद। ताली बजाने आप आदरणीय डॉक्टर रूप सिंह जी नागर साहब का सम्मान। और नेशनल थेरेपी डॉक्टर है। और जब हम इनके सेंटर पर पहुंचे थे एक सरल सहज बालिका हमें दिखाई दी। मैंने कहा ये बालिका कौन है? तब पता चला कि ये बालिका नहीं, ये तो बड़ा धमाका करने वाली बालिका है। जब वो डॉक्टर निकली और जब उसने अपने बारे में जब बताया तो हमें आदरणीय महेंद्र सिंह जी चौहान साहब के इस कृतित्व के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दें कि कहाँ से सितारों को ढूंढ करके लाते हैं वो, ये विशेषता है। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और आपकी उत्कृष्ट सेवा ही आपके पूरे क्षेत्र में एक लोकप्रियता प्रदान करेंगे आदरणीय डॉक्टर अरविंद पुराणी जी का सम्मान। आइए। और ये आदरणीय अरविंद पुराणी जी का सम्मान। आइए इसके पश्चात मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं डॉक्टर महेंद्र सिंह गालोदिया जी। डॉक्टर महेंद्र सिंह गालोदिया जी निवेदन सपत्ति पधारे। द्विवेदी साहब से निवेदन करूंगा कि वो आदरणीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी का सम्मान करें, उनका स्वागत करें। महेंद्र सिंह गालोदिया का सम्मान आप ताली बजाएं, क्योंकि आप ताली बजाएं तो आपके सम्मान में ये ताली, जोरदार ताली के बाद आइए डॉक्टर सैयद अली MBBS सिया में आप बहुत बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। डॉक्टर सैयद अली साहब का मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आचार्य जी से कि डॉक्टर सैयद अली साहब का स्वागत, उनका सम्मान करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूं डॉक्टर आकाश विश्वास जो कि MBBS है जयपुर में किया है। उनके पिताजी यहाँ पर आए हुए डॉक्टर दिनेश चंद्र विश्वास। डॉक्टर दिनेश चंद्र विश्वास के बाद बच्चे को ऊपर तक पहुँचाया है, MBBS डॉक्टर बनाया है। ये पिताजी उनका सम्मान ले रहे हैं डॉक्टर आकाश विश्वास। आइए आदरणीय वीर मिश्र साहब का, आदरणीय विश्वास साहब का सम्मान करते हुए जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। आकाश विश्वास का सम्मान पिता डॉक्टर दिनेश जी विश्वास का सफाई की इस डॉक्यूमेंट्री का लोकार्पण अपने हाथों से करके और समाज को समर्पित करें। ये एक अद्भुत सेवा का उदाहरण है। ये बिटिया देवास को नाज है इस पर मुखर्जी साहब। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। जैसे फूलों की कहानी, जैसे की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खोना चाहे तारे ज़मीन में। किस तरह से ईश्वर ने उस बच्चे को दुनिया में पहुंचाया था और किस तरह ईश्वर के प्रतिनिधि ने उसे दुनिया में जीने लायक बनाया। एक बार जोरदार बिना रुके आदरणीय डॉक्टर पायल पालीवाल। ये बहुमान अवार्ड और अवार्ड के साथ सम्मानित है डॉक्टर पायल पालीवाल। जोरदार के साथ अभिवादन। ये देवास का गौरव, देवास का नाज है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए मैं असीम श्रद्धा के साथ आदरणीय अतुल जी
श्रद्धेय दिलजीत पालीवाल साहब का स्वागत और ये सम्मान। क्योंकि जब बहू घर जाती है और उस ससुर के सामने बेटी बन जाती है तो इसका बड़ा एक प्रमाण, एक उदाहरण है आदरणीय अतुल पालीवाल। पायल की हर गुजरी हो जंगल का सफर बाकी है, माना कि तेरी हस्ती को जमाने का खौफ नहीं, पर तेरी माँ की दुआओं का असर अभी बाकी है। पायल पायल। गला थोड़ा ख़राब है बट आई विल ट्राई टू स्पीक अप, बोलने की कोशिश करूँगी। 2 दिन पहले ही मेरा गला ख़राब हुआ, अभी तक ठीक था। सबसे पहले तो मैं इतने बड़े डेलीगेट्स जो मेरे साथ आज स्टेज को शेयर कर रही हूँ मैं जिनके साथ, उनके लिए आई एम वेरी ऑनर्ड टू शेयर दिस स्टेज विद दिस काइंड ऑफ डेलीगेट्स। जो देवास का नाम जो हर बच्चा जानता है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी उन बच्चों के साथ काम किया है जिनके साथ आज मैं काम कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड सेकेंडली मैं सबका स्वागत करना चाहूँगी जो इतनी देर से वेट करके हमें सुन रहे हैं, उन लोगों का भी मैं स्वागत करना चाहूँगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन मिस्टर व्यास जी, जो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और मेरे पास आने के बाद मुझे पता चला कि यस, हम कुछ लाइफ में कर सकते हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। एंड दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, इन्फॉर्म ह्यूमन। नाम से ही पता चलता है कि वी आर गोइंग टू इन्फॉर्म ह्यूमन बाय दिस प्लेटफॉर्म, जिनको हमारे इस मैं जो काम करती हूँ इस विषय को प्रचार प्रसार करने के लिए या लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुँचाने के लिए दिस इज द बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म आई हैव एवर हैड। थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों के सामने अर्बो किड्स के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। अर्बो किड्स का स्टार्टअप अक्टूबर 2023 को हुआ है। अर्बो मीन्स फुलफिलमेंट एंड किड्स, तो आप जानते हैं बच्चों की जो कमियां हैं, जिन कमियों से बच्चों को, जो विशेष बच्चे हैं उन विशेष बच्चों को जिन कमियों से पीछे कर दिया जाता है, उनको अपलिफ्टमेंट कैसे करना है, दैट इज अर्बो किड्स। अर्बो किड्स को बनाने के पहले, डेवलपमेंट करने के पहले आई हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा मुझे और मेरे हस्बैंड को, बिकॉज इसको सेटअप करना इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क। बहुत सारे बाधाएं भी आई। मेरे फादर एक्सपायर हुए 2015 में, उनका सपोर्ट अब मेरे साथ नहीं है, बट उनकी जगह पे मेरे हस्बैंड ने मेरा उतना सपोर्ट दिया जो एक फादर फिगर सपोर्ट करते हैं। मेरी मम्मी जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है, मैं एक माँ भी हूँ, मेरी बेटी को संभालना सब कुछ उन्होंने किया है। सो आई वुड लाइक टू थैंक माई मदर एंड माई फादर एंड माई हस्बैंड फॉर सपोर्टिंग मी इन माई जर्नी। मेरा काम उन विशेष बच्चों के साथ होता है जो आज बोलने में पीछे हैं, जिनके मानसिक, आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे मना रहे हैं। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ क्या होगा? आप सबको इसका डेफिनेशन पता होगा, बिकॉज आप सब मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं। तो इट इज एन स्टेट ऑफ माइंड। हमारा 3 प्रकार का हेल्थ होता है, एक फिजिकल हेल्थ होता है, एक मेंटल हेल्थ होता है, एक इमोशनल हेल्थ होता है और एक हमारा सोशल हेल्थ होता है। तो मेरे जो विशेष बच्चे हैं, जो मैं जिन बच्चों के लिए मैं काम करती हूँ, ना वो फिजिकली हेल्थ है, ना वो मेंटली हेल्थ है, ना वो इमोशनली हेल्थ है, ना वो सोशली हेल्थ है। आज ये वीडियो देख के सीरियसली मैं बोल सकती हूँ कि मेरे आंखों में से आंसू आ गए।
बिकॉज वो गाना ही अपने आप में एक इतना मोटिवेटिंग है। अगर आपने तारे ज़मीन पे देखा होगा तो आप लोगों को आपको कनेक्ट कर पाएंगे। तो मैं जब इन बच्चों के साथ काम करती हूँ तो मुझे पता है कि मुझे किन किन परेशानियों के साथ डेली जूझना पड़ता है। सबसे पहले तो मुझे उनके फिजिकल हेल्थ को देखना पड़ता है, उनके इमोशनल हेल्थ को देखना पड़ता है, उनके इंटेलेक्चुअल पार्ट को देखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर कोई बच्चा आया है तो वो आपको हमेशा से कोऑपरेट करेगा। उसके लिए मुझे उनको पहले तो उस सारी चीज़ों में ढालना पड़ता है, वो मेरा सबसे बड़ा विशेष काम होता है। आज उनमें से कुछ बच्चे मेरे सामने बैठे भी हैं, कुछ बच्चे हैं जो चलने में असक्षम हैं, कुछ बच्चे हैं जो बोलने में असक्षम हैं, कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में असक्षम हैं, उनको नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, उनके फादर एंड मदर आर स्ट्रगलिंग लाइक एनीथिंग। कुछ बच्चे हैं जिनको हाथों से चीज़ें पकड़ के मतलब हर एक छोटी सी चीज़ के लिए अपने मम्मी पापा पे डिपेंडेंट है। तो उन बच्चों को समझना, उन बच्चों को सोशली डेवलपमेंट अपलिफ्ट करना, इट्स अ पार्ट ऑफ माय जॉब। वो अर्गो किड्स में हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे कुछ बीमारी ऐसी है जो सबको पता है कि लाइलाज है, बट मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी, सिंस आप लोग सब मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, आपने ऑटिज्म का नाम सुना होगा, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, आपने ADHD का नाम सुना होगा, आपने सेरेब्रल पैल्सी का नाम सुना होगा, आपने डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी का नाम सुना होगा। आज ऑटिज्म के बारे में मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी। सिंस ये मंथ ऑटिज्म मंथ चल रहा है, ये मंथ अप्रैल का महीना ऑटिज्म मंथ, अवेयरनेस मंथ के नाम से जाना जाता है। ऑटिज्म इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर बट इट इज क्योरेबल। मेरे पास एम्पल ऑफ किड्स है, मेरे क्लिनिक में एम्पल ऑफ किड्स है जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से है। अभी लॉकडाउन के बाद जब इतना बड़ा लॉकडाउन लगा, उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ बच्चों में 3-4 परेशानियां लेकर माँ बाप बहुत जूझ रहे हैं। मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाऊँगी, मैं ज़्यादा आप लोगों को बोर नहीं करूँगी, छोटे से मैं आई विल फिनिश अप। लॉकडाउन के बाद से बहुत से पेरेंट्स अपने जो 2 से 2.5-3 साल के बच्चे हैं जिनको स्कूल में एडमिशन कराया, उन लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही है कि वो नजरें नहीं मिला पा रहे हैं, लैंग्वेज उनका डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो सोशली इंटरैक्ट नहीं हो पा रहे हैं। स्कूल में बैठने के लिए एडमिशन कराया तो स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा बिकॉज दे आर वेरी हाइपर एक्टिव। सो दिस इज नॉट अ रियल ऑटिज्म बट इट्स अ वर्चुअल ऑटिज्म। इस पे रिसर्चेस आर गोइंग ऑन, अभी रिसर्चेस चल रहा है। बट मेरे पास लॉकडाउन के बाद से अभी तक 5 to 10 किड्स आए हैं वर्चुअल ऑटिज्म एंड दे आर बीइंग क्योर्ड। सो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जब कुछ भी कोई भी ऐसी बीमारी है जो क्योर हो जाती है, और जब वो बच्चा जो इग्नोर्ड किया जाता है सोसाइटी में, फैमिली में, उन बच्चों को जब सोसाइटी वाले एक्सेप्ट करते हैं, सो दैट इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द पीपल, वो पेरेंट्स जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो मेरे पास ट्रस्ट करके मेरे पास आए हैं, मुझ पे विश्वास दिखाया है और मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभी तक जुड़े हुए हैं, और उनके बच्चों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आप जब YouTube में ये डॉक्यूमेंट्री सुनेंगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि मेरा काम, क्योंकि मैं अपने मुंह से तारीफ करूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि यार शी इज स्पीकिंग अप, बट प्लीज़ गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट, आपको पता चलेगा कि सीरियसली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो रियली में कुछ इन बच्चों के साथ एक प्रॉपर तरीके से अगर एग्जीक्यूशन किया जाए, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे वर्कआउट किया जाए, तो डेफिनेटली उन बच्चों का भी
भविष्य सुधर सकता है, इतना मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। और कभी भी निराश मत होइए, जो भी पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं एक्सेप्टेंस रखिए कि हाँ मेरे बच्चे में है प्रॉब्लम, आई एक्सेप्ट दैट। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो ही आप ट्रीटमेंट करवा पाएंगे। तो एक्सेप्टेंस इज मस्ट इम्पॉर्टेंट। चाहे वो कोई भी बीमारी हो, बीमारी को छुपाना नहीं है किसी से भी। अगर आप बीमारी को छुपाएंगे तो बीमारियां बढ़ेगी। आप अपने डॉक्टर से मिलिए, आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलिए, पीडियाट्रिशियन आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। और ये जो टीम बना है, दिस इज अ रिहैबिलिटेशन टीम, आई कैन से। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिशियन है, यहाँ पे वो सारे एक टीम मौजूद है जो कि उन बच्चों के साथ काम करेंगे। तो डेफिनेटली आई कैन से कि उन बच्चों का भविष्य भी हम सुधार सकते हैं। सो कभी घबराइए नहीं। कभी भी आप लोगों को किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़े तो डेफिनेटली आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, दे आर देयर टू हेल्प यू आउट। सो प्लीज़ कम एंड मीट अस। मिलेंगे तो लाइफ में आपको एक प्रॉब्लम का, देखिए कोई भी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम का सल्यूशन है, मिलेंगे तभी आपको पता चलेगा। सो ऑक्यूपेशन, बीइंग एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगी कि एक थेरेपिस्ट का जॉब बहुत टफ जॉब होता है। एक एक बच्चे को असिस्ट करना, एक एक बच्चों के साथ एक एक घंटा बिताना, उनके टैंट्रम्स को टैकल करना, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आई एम फिनिश्ड। मुझे एट द एंड ऑफ द डे ऐसा लगता है कि आई डोंट वांट टू लिसन एनीवन, मुझे किसी की नहीं सुनना, बिकॉज आई वांट टू बी इन अ पेस। बिकॉज उनके टैंट्रम्स के साथ व्हेन आई हैव टू इन्वॉल्व माई सेल्फ, तो मुझे बड़ा एक पेस चाहिए रहता है। सो दैट इज वाई मैं इतना ही आप लोगों से इतना कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स को समझें, प्रॉब्लम्स को सुने, और प्रॉब्लम्स को सुनने के बाद जो प्रॉपर एक ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट के करीब आप आए। आई विश यू अ वेरी हैप्पी हेल्दी लाइफ। आप लोग सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। में एक ऐसा नाम कि हम नेवरी में प्रवेश करते हैं तो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे उत्कृष्ट कार्य के क्षेत्र में हो, डॉक्टर जगदीश जोशी का नाम आता है, बड़ी सरलता से लोग पहुंचा देते हैं कि कौन है डॉक्टर जगदीश जोशी। बड़ी गौरवता के साथ उनके पुत्र पंकज जोशी को भी आमंत्रित करता हूँ। पंकज जोशी MBBS है और डॉक्टर है, और आज हमारी बिटिया बहू जगदीश पटेल का डॉक्टर जगदीश पटेल साहब अपने पुत्र के सम्मान में खड़े हैं और सुनिश्चित दोनों पिता पुत्र का यहाँ आइए। हमने पंकज जोशी का सम्मान किया है और आपके आशीर्वाद के बीच में हमने उनका सम्मान किया। बहुत डॉक्टर नेहा पटेल, दोनों पति पत्नी हैं, और डॉक्टर संदीप पटेल सैनिक डेंटल क्लिनिक में BDS के दंत रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर नेहा पटेल BMS होकर के प्रैक्टिशनर हैं। और सबसे बड़ी बात है कि विष्णु पटेल जी उधर जाकर आ जाओ जरा, बंधाकर जी, और आप भी आ जाए। डॉक्टर नीलेश जैन साहब से निवेदन है कि इनका सम्मान करेंगे, विष्णु पटेल साहब भी आ जाए। और ये डॉक्टर विष्णु पटेल जी के पुत्र हैं संदीप पटेल, और आज एक और नेहा का और डॉक्टर नेहा पटेल का सम्मान। और इसी क्रम में विष्णु पटेल जी की एक बार इनके पिताश्री आदरणीय विष्णु पटेल जी का जन्मदिन है, जोरदार ताली के साथ एक बार अभिवादन करेंगे, उनकी शुभकामना प्रेषित करते हैं कि आप दीर्घायु हो। और वहां पर विशिष्ट सेवा दे रहे हैं, बड़ा लोकप्रिय नाम है पूरे क्षेत्र में डॉक्टर सुनील शुक्ला साहब का, और ये आज हमारा ये गौरव का विषय है कि हम डॉक्टर सुनील शुक्ला साहब का सम्मान करने जा रहे हैं। इसी बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर नेहा कुमावत,
जो कि दंत रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर नेहा कुमावत आ जाए। डॉक्टर नेहा कुमावत जितनी छोटी दिखती है उतने बड़े दांत को निकाल देती है। जोरदार ताली के साथ हमारे डॉक्टर सुनील शुक्ला साहब का ये सम्मान कमलापुर से हमारे बीच में बता रहे हैं। और इसी बीच में डॉक्टर नेहा कुमावत देवास BDS, जो कि दंत रोग विशेषज्ञ होने के साथ साथ जितनी छोटी दिखती है उतनी बड़ी डॉक्टर है। जोरदार ताली का। और उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अंकित अग्रवाल, डॉक्टर अंकित अग्रवाल BDS दंत रोग विशेषज्ञ शिप्रा। डॉक्टर राकेश डावी जी, संस्कार हॉस्पिटल शिप्रा। डॉक्टर योगेश फुलवारी, जोरदार ताली के साथ डॉक्टर योगेश फुलवारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। भी किया है और नव ऊर्जावान होने के साथ साथ बड़ा सरल सा व्यक्तित्व है और उनका हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल सिंह ठाकुर, डॉक्टर राहुल सिंह ठाकुर आए अमृत हॉस्पिटल टोकपुर। इकबाल खान साहब आइए। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ चापड़ा का एक हंसमुख नाम, जाते से जिनके क्लिनिक पे जाते से नई ऊर्जा आती है। कहते हैं कि अगर डॉक्टर ने मुस्कुरा दिया समझ लेना कि आधी बीमारी ठीक हो गई है। ऐसा ही मुस्कुराता हुआ नाम है डॉक्टर महेश पुरवर। पुरवर के बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर महेश जी धनगर। धनगर साहब आए। डॉक्टर आदरणीय AK द्विवेदी साहब, ये भी BHMS से डॉक्टर फुलवर साहब। और उसी क्रम में बाद कमलापुर से डॉक्टर श्याम यादव, कमलापुर से डॉक्टर श्याम यादव आए। डॉक्टर श्याम यादव, अच्छा अरे मैं निवेदन करूंगा आदरणीय डॉक्टर JS यादव साहब से कि अभी डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी सिंधव आए। डॉक्टर KS सिसोदिया, डॉक्टर KS सिसोदिया, बड़े सौभाग्य की बात है, ये मेरे स्टूडेंट भी हैं और आज विकास नगर पर एक छोटा क्लिनिक खोल करके और बड़ी सेवा दे रहे हैं। और मेरे लिए गौरव की बात है कि ये मेरा स्टूडेंट रहा है और आज डॉक्टर बन करके समाज की सेवा दे रहे हैं। सब डॉक्टर विनय सिंह जी तोमर साहब BAMS और सन सिटी में अब यश क्लिनिक के नाम से संचालित कर रहे हैं। कोरोना काल में बहुत बड़ी भूमिका रही है, आपने बहुत ही सेवा की, खुद कोरोना का सामना करते हुए आपने चुनौती का उस सफर को तय किया है। और आज और इसी क्रम में बड़ौदा से डॉक्टर सुनील नागर जी, डॉक्टर सुनील जी नागर। उसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर विशाल नागर, हमारे बीच में डॉक्टर विशाल नागर गुजर बापचा से। डॉक्टर विशाल नागर, डॉक्टर देवपाल सिंह कुशवाहा, डॉक्टर देवपाल जिनका बालक का दिल्ली में पदस्थ है, दिल्ली में डॉक्टर है और एम्स में डॉक्टर होने के साथ साथ वो देवास का एक बड़ा प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनका सम्मान करने जा रहे हैं डॉक्टर देवपाल सिंह कुशवाहा साहब का। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर कुलदीप दुबे, फिजियोथेरेपिस्ट, सोनगरा थेरेपी सेंटर के डॉक्टर कुलदीप दुबे। ये डॉक्टर देवपाल सिंह कुशवाहा के बाद डॉक्टर कुलदीप जी दुबे से निवेदन करूँगा कि मंच पर पधारें। और मैं निवेदन करूँगा आदरणीय पवार फिजियोथेरेपिस्ट विजय सिंह जी पवार, जल्दी आ जाए। विजय सिंह जी पवार साहब फिजियोथेरेपिस्ट, सोनगरा थेरेपी सेंटर से। और उसके बाद रोहित, डॉक्टर रोहित धाकड़, एक्सरे टेक्नीशियन, डॉक्टर दिग्विजय सिंह पवार, ये अकाउंट्स भी संभालते हैं और सबके क्लिनिक में सोनगरा थेरेपी सेंटर पे एक बड़ी भूमिका निभा रहे हैं डॉक्टर दिग्विजय सिंह चौहान। डॉक्टर रोहित धाकड़ का सम्मान
आदरणीय धाकड़ साहब से निवेदन करता हूँ कि आप सम्मान के खड़े हो जाए। डॉक्टर रोहित धाकड़ा, चलिए मैं निवेदन करूँगा आदरणीय रूप सिंह जी आप भी आ जाएं डॉक्टर रोहित के धाकड़ के सम्मान के लिए। और डॉक्टर दिग्विजय सिंह पवार अकाउंटेंट। उसके बाद मैं निवेदन करता हूँ कि मेडिकल लाइन में हमारे देवास में हमारे एम्पावरमेंट के लिए हमेशा मार्गदर्शन देने वाले और हमेशा हमारे हौसलों का संचालन करने के साथ साथ आप मेडिकल एसोसिएशन में भी हैं और देवास केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर होने के साथ साथ बड़ी भूमिका निभाते हैं देवास मेडिकल के रूप में। आदरणीय राजेश गुप्ता जी का हम सम्मान करने जा रहे हैं। राजेश गुप्ता जी ये भी बरोठा के हैं और बरोठा के श्याम चौधरी जी आइए। अच्छा, इस क्रम में एक और प्रार्थना थी मेरी कि हमने सम्मान शुरू किया, कई डॉक्टर बाद में आए थे, कोई ऐसे डॉक्टर रहे जिनका सम्मान नहीं कर पाए हम, उनका नाम चला गया हुआ अगर है तो मेरी प्रार्थना है आदरणीय यादव साहब हमारे बीच में, डॉक्टर यादव पधार चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, देवास का एक गौरवशाली नाम। और अब मैं अंत कर रहा हूँ सर, हमारे बीच में हमने एक कार्यक्रम रखा था, अपने ऑटो उठाया और चलने वाली ये रेखा दुबे, वाकई में सम्मान की नारी का एक सिर्फ ये हमारे महिला दिवस पर हम इनका सम्मान नहीं कर पा रहे थे, पर आज सोचा कि हम उन नारायणों के द्वारा सम्मान करें जो कि मानव के कल्याण के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और इनका नंबर आप ले लीजिए भले से, जब भी आपको ऑटो की आवश्यकता लगे तो एक फोन लगाना, रेखा दुबे आपके घर के सामने दिखाई देगी। ये हम सब उन लोगों को महिला दिवस में भी हमने सर ने और हमने ऐसे लोग महिलाओं का चयन किया था जो देवास। डॉक्टर्स के सभी सम्मान हो चुके हैं। आपने अभी तक बहुत गंभीरता से इस कार्यक्रम को सुना है, देखा है। अब ये जो कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो है इन तमाम हस्तियों को सुनने का। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये वो हस्तियां हैं जिनको हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में सिर्फ इनको सुनने के लिए इस तरह के इवेंट, कार्यक्रम का ये एक अंतिम चरण है जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि ये जो हस्तियां हैं जिनको सुनने के लिए कई बड़े शहरों में इनके ही स्पेशल इवेंट होते हैं। आज हमारे बीच में आचार्य साहब हैं, पाटीदार सर हैं, के द्विवेदी साहब हैं, डॉक्टर सोमगरा को हमको सुनना है। एक ऐसी शख्सियत कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी से आदरणीय नीलेश जैन साहब हैं। एक ऐसी शख्सियत है जिनके सेमिनार होते हैं, जिनके कैंसर को लेके तमाम ऐसे कार्यशालाएं आयोजित होती हैं जहां पर उनके स्पेशल डिबेट होती है, स्पेशल उनके संबोधन होते हैं। ऐसे और तमाम अतिथि हैं जिनको हमें सुनना है, लेकिन समय की एक व्यवस्था है। क्योंकि आचार्य साहब को, आदरणीय पाटीदार साहब को हम वरिष्ठता के हिसाब से बहुत अंत में उनको सुनते, लेकिन चूँकि डॉक्टर पंकज ने मुझे बताया कि उनके दूसरे भी कई इवेंट हैं, इसलिए पहले हम इन दो अतिथियों को सुनेंगे, उसके बाद आदरणीय नीलेश जैन साहब को सुनेंगे, अन्य हमारे जो अतिथि हैं उन सबको भी हम सुनेंगे। एक द्विवेदी साहब हैं, मध्य प्रदेश की बड़ी हस्ती हैं, मिश्रा जी हैं। आप सबको सुनने का एक अवसर हमें है, इसलिए हमने सम्मान के सिलसिले को बहुत जल्दी भी पूरा किया है ताकि आपको हम विस्तार से सुन सकें। चूँकि आचार्य साहब को, पाटीदार साहब को जाना है, कहीं उनके दूसरे इवेंट हैं, तो डॉक्टर पंकज ने मुझसे कहा कि पहले हम उनको सुन लेंगे, फिर वो चले जाएंगे, फिर बाकी हम लोग कार्यक्रम को कंटिन्यू रखेंगे। मैं डॉक्टर पंकज गुप्ता साहब से अनुरोध करता हूं कि वो आए और अपना भी संबोधन दें। आचार्य साहब, पाटीदार साहब का जो व्यक्तित्व है, उनके व्यक्तित्व के विषय में हमें परिचय कराएं, फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय पंकज गुप्ता जी। विभिन्न क्षेत्रों से डॉक्टर्स
उनके फैमिली मेम्बर्स, मंच पर आसीन मेरे गुरुदेव आचार्य सर, मेरे सीनियर पाटीदार सर, गर्ग सर और बाकी सारे सम्मानीय अतिथि, आप सबका इस प्रोग्राम में बहुत स्वागत है। और बड़ी खुशी है आज मुझे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इस प्रोग्राम में मुझे अतिथि के रूप में बुलाया गया और आप सबको सम्मानित करने का मौका मुझे इस प्रोग्राम के माध्यम से मिला। सबसे पहले तो मैं व्यास जी, राजेश व्यास जी को बधाई देना चाहूँगा इस तरह के प्रोग्राम आयोजित करने के लिए, क्योंकि इतने विभिन्न क्षेत्रों से डॉक्टर्स को पहचानना, जनरल प्रैक्टिशनर को, और एक साथ सबको इतने शॉर्ट ड्यूरेशन पर इकट्ठा करना, एकत्रित करना, उनको आमंत्रित देकर और यहाँ पर सबका पधारना, ये उनकी लोकप्रियता का प्रभाव है कि आप सब ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और आप सब आए। और बहुत सारे बातें हैं कहने के लिए, पर मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा दिलीप आचार्य सर का और डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार सर का, जो हमारे विशेष आग्रह पर इंदौर से पधारे हैं। आचार्य सर के बारे में तो जितना बोलूँ उतना कम है, बहुत बड़ी शख्सियत है सर को भी सुनेंगे हम। और सर इंटरनेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख वक्ता हैं जो कैंसर और तंबाकू पर बहुत अच्छा बोलते हैं। सर के बहुत सारे प्रेजेंटेशन हैं जो अभी सर कुछ बातें हमको बताएंगे उसके बारे में। दूसरी बात बताना चाहूँगा, डॉक्टर नरेंद्र पाटीदार सर इंदौर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। अभी हमारी नई टीम का गठन हुआ है और उसमें मैं भी एक पदाधिकारी हूँ, सर की टीम में ही हूँ मैं भी। और आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर्स का सबसे बड़ा एसोसिएशन है और इंदौर की जो ब्रांच है पूरे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ब्रांच है। लगभग 2800 से 3000 मेंबर्स डॉक्टर्स जो हैं इंदौर मेडिकल एसोसिएशन, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इंदौर ब्रांच उसमें है। तो मेरा इसे बताने का उद्देश्य ये है कि जनरल प्रैक्टिशनर आप जो हैं, कोई भी पैथी हो, सारी पैथी मैं बहुत बिलीव करता हूँ और मानता हूँ, भले वो एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, सारी पैथी बहुत अच्छी है। क्योंकि कोई पैथी जैसे एक पर्टिकुलर एक्सीडेंटल केस है, इमरजेंसी में एलोपैथी से अच्छी होती है, तो कुछ क्रोनिक के लिए मैं आयुर्वेदिक, होम्योपैथी को बहुत अच्छा मानता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो आप सब लोग आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं। ये बात अलग है कि मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ और कोई होम्योपैथिक डॉक्टर है, कोई आयुर्वेदिक है, पर हैं सब हम समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। और मैं आपको मेरे बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा कि पेरेंट्स ने हमेशा बोला कि आप समाज की सेवा दो तरीके से कर सकते हैं, एक अच्छी शिक्षा देकर और एक अच्छी चिकित्सा देकर, इलाज देकर। तो इंदौर में मैं ब्रेन मास्टर क्लासेस करके एक इंस्टीट्यूट का भी आपने नाम सुना हो। अब मैंने जब नाम बताया तो कई लोगों ने सुना होगा, तो मैं ऑनर हूँ उसका मेरी संस्था है वो। 5000 से ज़्यादा MBBS या MD MS डॉक्टर मेरी संस्था से निकल चुके हैं और BMS होम्योपैथिक भी लगभग 10,000 15,000 से ज़्यादा। तो समाज की सेवा अच्छे डॉक्टर बना के तो कर ही रहे हैं और मैं उन सबको ये बोलता हूँ कि आपको अच्छी चिकित्सा भी देना है। तो इस तरह से दोनों सेवाएं करने का प्रयास है। देवास में मैं अमलदास मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, रेडियो डायग्नोस्टिक्स डिपार्टमेंट में। मेरी वाइफ भी वहाँ पैथोलॉजी में प्रोफेसर है, इसलिए देवास में मैंने एक इंदौर डायग्नोस्टिक सेंटर नाम से मैंने डायग्नोस्टिक सेंटर को स्टार्ट किया, प्रारंभ किया है, जहाँ पर सारी व्यवस्थाएँ, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, एक्सरे, इको, सारी व्यवस्थाएँ वहाँ पर हैं। आप में से कई प्रैक्टिशनर मुझे जानते भी होंगे, मेरी आदत है कि अगर कोई सोनोग्राफी कोई फाइंडिंग है तो मैं इन्फॉर्म करता हूँ डॉक्टर को, भले वो कोई भी डॉक्टर हो, जनरल प्रैक्टिशनर भी हो, तो मेरी तरफ से उनको कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स के लिए फ़ोन जाता है। कई बार एकदम से इग्नोर कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ पाती हैं, कई बार कुछ टर्म्स ऐसी मेडिकली रहती है तो उनको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ। अगर यही चीज़ हमको चाहिए थी, ये बताने वाला नहीं होता, हम रिपोर्ट तो देख लेते पर ये पॉइंट हमको समझ में नहीं आता कि ये पॉइंट एक्चुअली है क्या, तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि हम आपस में मित्र हैं। कभी मेरी संस्था या मेडिकली आपको कुछ आवश्यकता पड़ती है तो मेरा सेंटर हमेशा आपके लिए है। कभी भी मुझसे सलाह ले सकते हैं। और मैं अभी इस प्रोग्राम के बाद भी मैं चाहूँगा आचार्य सर को, कभी देवास में और भी प्रोग्राम कभी होते हैं तो एक बहुत बढ़िया हम सर से टोबैको पर और कैंसर पर एक सुनना चाहेंगे लेक्चर सर के लिए, अपन इनवाइट करेंगे उसके लिए। और पाटीदार सर से मैं बोलना चाहूँगा कि
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ब्रांच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की इंदौर के अध्यक्ष होने के नाते हमारे जो इंदौर और देवास और बाकी से रिलेटेड समस्याएं अगर आती हैं हमारे प्रैक्टिशनर्स को भी जो सामान्य प्रॉब्लम आ रही है मेडिकल क्षेत्र में, तो उसके बारे में भी हम लोग चाहेंगे कि आप लोग हमको संपर्क करें और आपकी परेशानियां समस्याएं बताएं, क्योंकि आचार्य सर मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के कई पदों पर हैं और संपर्क में हैं। तो हम मिलकर बहुत कुछ चुके आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, इसलिए सब बोलना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि सुधार की संभावनाएं हैं और सब मिलकर ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको किसी भी लेवल पर ऐसा लगता है कि आपको किसी सहयोग की आवश्यकता है और आप इस तरह से इम्प्रूवमेंट चाहते हैं आपके क्षेत्र में कि आपके क्षेत्र में ये डॉक्टर को समस्या आ रही है, ये करना चाहिए, तो आप बिल्कुल बताएं, हम अपनी बात को बड़े स्तर तक पहुंचाएंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्षमा चाहूँगा और हमारे देवास के बहुत वरिष्ठ डॉक्टर हेमोपैथिक के मामले में देवास में बड़ा नाम है आदरणीय जसवंत सिंह जी यादव साहब। मैं निवेदन करूँगा जसवंत कि आ जाए और मैं आदरणीय व्यास जी से निवेदन करूँगा कि उनका सम्मान करें। ये हमारे देवास शहर के बहुत लोकप्रिय व्यक्तित्व होने के साथ साथ चिकित्सा के क्षेत्र में सम्मानित चिकित्सक एवं सभी कोविड वॉरियर्स, सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह आज वर्ल्ड हेल्थ डे पर सभी के बीच हमारी संस्था सोनगरा स्पाइन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरफ से उपस्थित हूँ। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस व्यापक रूप से पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। यह एक अभियान है बीमारी को जड़ से मिटाने का, स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं को लोगों तक पहुंचाने का, स्वास्थ्य समाज की नींव रखने के लिए पूरे विश्व को रोग से मुक्ति दिलाने का और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जगाने का। स्वस्थ रहे शरीर तो संभव है हर काम, स्वास्थ्य यदि साथ हो तो तय करे हर मुकाम। आज हम सब यहाँ विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर उपस्थित हैं और मैं यह मंच पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। जीवन भगवान की सबसे बड़ी सौगात है। मनुष्य का जन्म हमारे लिए भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। लेकिन हम हमारा जीवन कैसे बिता रहे हैं? आज की जनरेशन में शुगर हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, थायराइड हुआ और मोटापा आम बात है। वर्तमान समय में ये बीमारियां बढ़ते जा रही है। क्या हम इस बारे में सोचा है विश्व में फैले रोगों से बचाव कैसे करेंगे? ये सभी बीमारियां हमारी जीवन शैली से जुड़ी हैं। तो क्या हम जो भोजन कर रहे हैं वह सही है? उदाहरण के तौर पर भगवान श्री कृष्ण भी यही भोजन करते थे, वही माखन मिश्रित दूध पाते थे, लेकिन हम भूल गए वह गाय भी चराते थे। हम भोजन के बाद लेकिन क्या हम भोजन के बाद चलते हैं? जब हम चलेंगे तो या तो कुछ ना कुछ हमें परेशानियां रहेंगी या हमें कोई ना कोई बीमारी रहेगी, उसके बाद हम चलेंगे। एक प्रेशर में आकर हम लोग चलेंगे। लेकिन क्या बीमारी के साथ साथ एक प्रेशर में आकर चलना सही है? और तनाव इन सारी बीमारियों की जड़ है। इसी दिशा में हमारी संस्था सोनगरा स्पाइन सेंटर रोगी की जड़ पर काम कर रही है। यहाँ तक कि हमारे मेडिकल में भी दवाइयों से ज़्यादा फूड न्यूट्रिशन रखा हुआ है। मैं योग एवं एलोपैथी का तुलनात्मक अध्ययन करके किसी चिकित्सा पद्धति पर प्रश्न चिन्ह लगाना नहीं चाहता, बल्कि मरीज के सामने अलग अलग चिकित्सा विधाओं का विकल्प रखकर हम उसे रोग से मुक्त होने के लिए श्रेष्ठ चिकित्सा पद्धति चुनने का अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं। आज इंसान बाजार से जहर खरीदकर मृत्यु को आमंत्रण दे सकता है। मौत के पर्याय बन चुके कैंसर जैसे रोगों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार तंबाकू एवं शराब आदि को व्यक्ति कहीं से भी खरीद कर खा सकता है, लेकिन कैंसर के कारण मौत के करीब पहुंच चुका व्यक्ति अपने आरोग्य के लिए अपनी मर्जी की चिकित्सा पद्धति का चयन नहीं कर सकता। विश्व की परंपरागत निर्दोष उपचार पद्धतियों पर मिथ्या दोष लगाकर योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, एक्यूपंक्चर, होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी व अन्य उपचार पद्धतियाँ जो कि सरल, सस्ती एवं वैज्ञानिक और प्रमाणित श्रेष्ठ विधाएं हैं, इनका विश्व में विरोध होना चिकित्सा के नाम पर एक तरह का धोखा है।
अंत में मैं एक कविता के माध्यम से समाप्त करना चाहूँगा। सेहत सबसे बड़ी पूंजी है, इसे कमाओ तो सब मिल जाएगा। अस्वस्थ हुए तो सारा धन इसे पाने में लग जाएगा। तन अगर स्वस्थ रहा तो मन को संतुष्टि मिल जाएगी। मन में हो संतोष अगर तो हर मंजिल मिल जाएगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सोनगरा साहब, मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय पाटीदार साहब को निवेदन कर रहा हूं कि वो आएँ और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय पाटीदार साहब, जोरदार। आदरणीय अतिथिगण, इसमें एक तो मेरे टीचर हैं डॉक्टर दिलीप आचार्य सर, और डॉक्टर ए के द्विवेदी मेरे फ्रेंड हैं डॉक्टर पंकज गुप्ता, और बाकी जो देवास के प्रसिद्ध चिकित्सकगण हैं उन सभी को, और हाल में उपस्थित चिकित्सकगण और उनके परिवार को विश्व स्वास्थ्य दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आज ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि गांव में छोटी छोटी जगह पर, मतलब कम व्यवस्था में, वहाँ के डॉक्टर्स किस तरह से काम करते हैं और कितना अच्छा काम करते हैं। अभी 2 का तो हमने डॉक्यूमेंट्री भी देखी है, और इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई, और आप सारे चिकित्सकगण को भी बहुत बधाई। मैं इन्फॉर्म ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और चिकित्सक लोगों को अवार्ड दिया। आज स्वास्थ्य दिवस है। स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग डॉक्टर्स ये समझते हैं कि पेशेंट आया, पेशेंट का ट्रीटमेंट किया, और यही स्वास्थ्य है, और इसी से रिलेटेड प्रिवेंटिव मेडिसिन पे हमारा ध्यान कम जाता है। हमने कोरोना के टाइम पे देखा कि कोरोना के समय में जब हम सैनिटाइजर का यूज़ करते थे और काफ़ी प्रिकॉशन लेते थे, तो उसके बाद से अभी तक में इन्फेक्टिव डिसीजेस काफ़ी कम हो गई हैं। तो हम अगर प्रिकॉशन लेंगे तो प्रिकॉशन से ट्रीटमेंट वाले पार्ट से ज़्यादा बेहतर रहेगा। प्रिकॉशन खाने पीने के हिसाब से भी, बहुत सारी डिजीजेस खान पान के कारण होती है, फैटी मील लेना, और इन सब से भी वेट बढ़ना, हार्ट की प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ और ये सारी बीमारियां होती हैं। तो इन सब का हमने नपतुला भोजन लेना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, योगा को प्रोत्साहन देना चाहिए। आजकल इतना हो गया है कि गांव में अगर हम पूछेंगे कि आप पैदल चलते हैं, तो बोले घर से भी निकलेंगे तो मोटरसाइकिल लेके निकलते हैं या कार लेके निकलते हैं, वापस घर आते हैं तो भी वही कार। तो पैदल घूमना बंद कर दिया। तो हम एक्सरसाइज करें, योगा करें, हमारे खाने पे ध्यान दें, इससे भी हम स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। हमें अस्पतालों की या चिकित्सकों की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे तम्बाकू गांव में भी बहुत चल रहा है, ड्रिंक, तम्बाकू और इन चीज़ों से, और अभी शहरों में तो ड्रग्स। तो हम चिकित्सकों की ये भी जवाबदारी है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जनता को समझाएं कि इन चीज़ों से दूर रहें, ताकि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकें। एक चीज़ और है जिसमें मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में आपने सुना होगा सबने। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारी बीमारियों को रोकता है, जिसमें क्या है 8 घंटे या 7 घंटे के बीच में आपको खाना है, बाकी समय कुछ भी नहीं लेना है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इसको भी फॉलो करना चाहिए। ये मैं एक अपने तरफ से सजेशन देना चाहूँगा। और अंत में फिर एक बार कि इन्फॉर्म ह्यूमन ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, और व्यास जी आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, और आप सभी का धन्यवाद। स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित मां चामुंडा की नगरी में राजेश व्यास जी इन्फॉर्म ह्यूमन के संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मंचासीन मेरे सभी सहयोगी साथियों को मेरा नमस्कार, और सभा में मौजूद आप सभी को भी मेरा प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है कि इन्फॉर्म ह्यूमन संस्था द्वारा न केवल डॉक्टरों का बल्कि साथ ही कोरोना काल में सेवाएं देने वाले लैब टेक्नीशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस का भी सम्मान किया गया है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोरोना काल जो था
वो कितना दुविधा वाला था। लोग सब अपने घर में दुबक गए थे शुरू में, तो बाद में बड़ी मुश्किल से सब लोगों ने बाहर आके एक दूसरे सेवा देना शुरू किया था। मुझे याद है उस वक्त में मेरे ये मेडिकल कॉलेज के प्रिलिमिनरी एसोसिएशन प्रेसिडेंट था। हमने और IMA ने मिलके 2 दिन बाद में ही 24 को आई थिंक 24 रात को लगा था। हेलो 26 को हमने डॉक्टरों की लिस्ट पेपर दे दी थी, जो कि सभी अलग अलग विधि के डॉक्टर्स के नाम थे उसके अंदर, जो कि भास्कर द्वारा भी कम से कम 15 दिन तक लगातार पब्लिश की गई टेलीफोन नंबर उनके ये। और हमें इंदौर में सुबह 6 बजे भी, रात के 2 बजे भी लोगों के फ़ोन आते थे। सरकारी मेडिकल डिस्पेंसरी और सरकारी फ़ोन की लाइन की हुई 4 अप्रैल को चालू हुई थी, परंतु ये चालू कर दिया गया था IMA द्वारा और एसोसिएशन द्वारा। परंतु बाद में सभी लोग जो हैं फोर फ्रंट में फोर वर्कर्स थे वो लोग, और इन सब का सम्मान जो है इन्फॉर्म ह्यूमन ने किया है, बहुत अच्छी बात है। मैं क्योंकि नेशनल लेवल पे भी IMA से जुड़ा हुआ हूँ, कई बार ये कहा जाता है कि सब IMA बाकी पैसे को विरुद्ध है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। IMA सभी पैथों का स्वागत करता है और यही उम्मीद करता है कि मैं अगर एलोपैथिक डॉक्टर हूँ तो मुझे चाहिए कि मैं एलोपैथी ही प्रैक्टिस करूँ, होम्योपैथिक में नहीं जाऊँ। डॉक्टर द्विवेदी साहब इतना होम्योपैथिक अच्छे जानते हैं, तो मैं कहीं कॉम्पीट ही नहीं कर सकता उनसे, जो उनका होम्योपैथिक का आएगा। ऐसे जो अपने अपने पैथी के डॉक्टर्स हैं अपनी पैथी में बिल्कुल स्वागत काम करें, बहुत अच्छी बात है। हमेशा IMA भी इसका सपोर्ट करता है। जहाँ तक सवाल है कि हमारे एक IMA में जो है कैंसर एंड टोबैको कंट्रोल कमेटी है, उसका मैं नेशनल चेयरमैन भी हूँ। हम लोग ये बताना चाहेंगे यहाँ पे कि कैंसर जो है 40% ऑफ कैंसर आर प्रिवेंटेबल, कैंसर को होने से ही रोका जा सकता है। उसमें जो है करीब करीब जो तंबाकू जो होता है वो 13 विभिन्न प्रकार के कैंसर का प्रमुख कारण है। देखिए तंबाकू जो स्मोकिंग करते हैं तो उसमें 7000 केमिकल्स निकलते हैं, जिसमें से 69 ग्रुप 1 कार्सिनोजन जिनसे कैंसर होता ही है। सभा में मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी आदमी तंबाकू का किसी प्रकार सेवन नहीं करता होगा। एम आई करेक्ट? कोई तंबाकू सेवन तो नहीं करता है यहाँ पे? पान, सिगरेट, बीड़ी किसी में भी तंबाकू सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ ये बता दूँ कि केवल कैंसर जो है वो अगर 13 प्रकार के तंबाकू के रहता है तो अल्कोहल जो शराब है वो 7 प्रकार के कैंसर का कारण है। ओबेसिटी मोटापा जो है वो भी 5 प्रकार के कैंसर का कारण है। इसलिए हम लोग कैंसर को आजकल जो है एक लाइफस्टाइल डिजीज़ बोलने लगे हैं, जिससे कि 40% टाइम बचा जा सकता है होने से ही। इसके बावजूद भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम कैंसर को प्रारंभिक अवस्था में पकड़ लेते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हम कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि प्रिवेंटिव जो है मेडिसिन पर ध्यान दिया जाए, लोग तंबाकू से दूर रहें, अल्कोहल से दूर रहें। वो तंबाकू केवल कैंसर ही नहीं, शरीर के हर अंग में नुकसान करता है। हार्ट की बात करें तो हार्ट अटैक आना जल्दी होता है। फेफड़े में हम कोई धुआं लेते हैं तो फेफड़े का कैंसर के अलावा COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, अस्थमा है, सब चीज़ें से हो जाती हैं। बुढ़ापे के लोग जो बोलते हैं सर कि गठिया रोग बुढ़ापे का होता है, वो भी इस कारण से होता है। इवन पुरुषों में नपुंसकता जो है उसका 80% कारण केवल तंबाकू का सेवन ही है। तो और शरीर के हर हिस्से को तंबाकू नुकसान पहुंचाता है। कभी मौका मिला तो आप लोगों के साथ में लंबे समय डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को। तो यहाँ मैं यही कहना चाहूँगा, हम लोग स्कूल में जा के भाषण देते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो 13 से 18 साल की उम्र में ही तंबाकू सेवन शुरू कर देते हैं। तो घर वालों को चाहिए कि उनको स्कूल में समझाएं कि बच्चे स्कूल की शुरुआत ही नहीं करें, क्योंकि कैसे लोग कहते हैं छोड़ना बड़ा आसान है, 10 बार छोड़ चुका हूँ, अर्थात 11वीं बार शुरू कर चुका है वो। तो इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को तब समझाया जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स खुद नहीं स्मोकिंग करें, तंबाकू का सेवन किसी प्रकार में नहीं करें। परंतु जो शुरू कर चुके हैं लोग, बताना चाहूँगा कि इसके लिए दवाइयाँ मौजूद हैं, परंतु दुनिया में 80% लोग केवल खुद की इच्छा शक्ति से, सब लोग बोलते हैं कि सडन डिसीजन लेते हैं। आज मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे गया, वाइफ का बर्थडे, बच्चे का बर्थडे, मैं डिसाइड कर लिया आज से तंबाकू नहीं खाऊंगा, स्मोकिंग नहीं करूंगा, बीड़ी नहीं पीऊंगा, तो उसको छोड़ पाते हैं वो लोग। परंतु कुछ लोग वापस शुरू करते हैं, फिर दोबारा उसी पर छोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि एक बार सोचा नहीं छोड़ना तो नहीं छोड़ सकेंगे जो है।
परंतु उसके अलावा आजकल जो NRT आ गई हैं, निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो च्युइंगम मार्केट में उपलब्ध है। उसका यही है कम से कम 2 से 3 महीने तक उसका प्रॉपर सही उपयोग करें। आजकल उसके पैचेज भी आ गए हैं यहाँ पे वहाँ पे लगाने, कहीं पे लगाने के लिए, जो 21 मिलीग्राम, 14 मिलीग्राम, 7 मिलीग्राम में होते हैं। उनको अब धीरे धीरे हम 1-1 महीने में कम करते जाते हैं डोज का, और इस प्रकार से आदमी छोड़ सकता है। तो आपकी इच्छा शक्ति का सवाल है। तो हमें बहुत डिटेल में नहीं जाके मैं ये बताना चाहूँगा कि तंबाकू किसी भी रूप में आपके लिए हानिकारक ही है। यहाँ पे बैठे हुए अपने कैसे में कोई तंबाकू सेवन नहीं करता है, तो सब हेल्थ एंड हार्टी दिख रहे हैं। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस पे सबको आप लोगों को पुनः मेरी शुभकामनाएं, और उम्मीद करूँगा आप लोग अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में कोई भी तंबाकू सेवन करता है तो उसे मोटिवेट करें कि इसे शरीर से छोड़े। धन्यवाद। इन्फॉर्म ह्यूमन, आपने नाम बहुत अच्छा रखा है, इन्फॉर्म ह्यूमन। एक्चुअली आज मनुष्यों को इन्फॉर्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे चिकित्सकों की है। अभी आचार्य साहब बात कर रहे थे कि सबसे बड़ा जो नशा है वो तंबाकू है। मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा नशा आज मोबाइल हो गया है। अगर टीनेजर्स के लोगों की मैं बात करूँ तो वो दिन भर मोबाइल में घुसे रहते हैं। आजकल पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि बच्चों को आप मोबाइल न चलाएं, उसके लिए या तो समझाइश दें या दवा दीजिए। दोस्तों, मोबाइल को छुड़ाने की कोई दवा नहीं है। हम अगर पेरेंट्स ही थोड़ा सा उसका ध्यान रखेंगे तो हम मोबाइल रूपी नशा से बच सकते हैं और बच्चों को भी बचा सकते हैं। मैं खुद भी पालन करता हूँ। मेरे 2 बच्चे डॉक्टर हैं और 1 बच्ची इंजीनियर है। मैं रात को 11 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाता हूँ और सुबह 8 बजे के बाद ही ऑन करता हूँ। तो यहाँ जो भी पेरेंट्स बैठे हैं या डॉक्टर बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि अनावश्यक आप मोबाइल रात को न देखें। अभी आचार्य साहब बात कर रहे थे कि नपुंसकता तंबाकू से या सिगरेट से हो सकती है। मेरे पास तो काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें पति और पत्नी के झगड़े मोबाइल के कारण हो रहे हैं। तो मोबाइल तलाक का कारण न बने, मोबाइल अगली बीमारी न हो जाए, मोबाइल अगली नशा न हो जाए, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ये शपथ चाहूँगा कि आप रात को 11 बजे के बाद मोबाइल का नेट बंद कर दें, अनावश्यक रील्स न देखें, न बनाएं। जैसा कि पायल बात कर रही थी कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो मेंटल, फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिकल हेल्थ पे डिपेंड है। तो मेंटल हेल्थ बहुत बिगड़ता जा रहा है। कोविड के बाद लोगों में गुस्सा और तनाव बढ़ता जा रहा है। तो उसके लिए आप लोग शवासन करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, ध्यान करिए, ताकि हम बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकें। नहीं तो एक बार बीमारी की लत लग जाती है तो कई सारी चिकित्सा पद्धतियां भी उसके सामने नतमस्तक हो जाती हैं। हालांकि आज यहाँ पे एक होलिस्टिक अप्रोच देखने को मिला। सभी चिकित्सा पद्धतियों का अपना महत्व है और सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। उसके लिए मैं राजेश व्यास जी और चेतन उपाध्याय जी को बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपकी टीम इन्फॉर्म ह्यूमन को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने चिकित्सकों का सम्मान किया, साथ में सह चिकित्सकों का भी सम्मान किया। आपने पैरामेडिकल स्टाफ का सम्मान किया, ड्राइवर का किया, कंपाउंडर का किया, और जो भी चिकित्सा को सहयोग प्रदान करते हैं उनका भी सम्मान किया। उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। आपने हमको बुलाया और बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत सारा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मुझे तुरंत निकलना है क्योंकि मेरे साथी हैं, उनके भाई साहब की तबीयत खराब है, तो मुझे लेकर के इंदौर जाना है। बहुत सारा धन्यवाद। थैंक यू। मेरे नाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, आस निराश के तो रंगों से दुनिया तूने सजाई, नैया संग तूफान बनाया, मिलन के साथ जुदाई, जा देख लिया हर जाई, ओ दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे।
ये है हमारे इकबाल खान साहब, बहुत ही उम्दा गायक, आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बड़ी शिरकत देते रहे और आज इनका सम्मान करते हैं। और ये सम्मान आदरणीय इकबाल खान साहब का, और आपने मेडिकल लाइन में लेकर के बढ़ रहे हैं आप, और आज उसी बात का सम्मान आपको यहाँ पर इन्फॉर्मर के द्वारा प्रेषित है। आइए इसी क्रम में आदरणीय से दो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सम्मान, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूँगा बिना किसी भूमिका के आदरणीय डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव को कि वो आए और अपना उद्बोधन। आप सबसे रूबरू होने का अवसर प्रदान किया। इन्फॉर्म मूवमेंट के राजेश के जो परिवार है वो ये समझिए कि मेरा भी परिवार है और मैं इस परिवार से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। इन्होंने इतना अभूतपूर्व आयोजन किया, इतनी अच्छी व्यवस्था करी, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद साधुवाद देता हूँ उनको, और बधाई के पात्र हैं वो, उन्होंने इतना वो किया। मैं श्रोतागणों का भी थोड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने इसके साथ सहयोग किया। मैं उनकी तरफ से 1-2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। कहो चाहे जो सुन लेंगे, कहो चाहे जो सुन लेंगे, मगर मतलब न समझेंगे। ये श्रोता कह रहे हैं, कहो चाहे जो सुन लेंगे मगर मतलब न समझेंगे, तबीयत तो खुदा जाने कहाँ है, बहरहाल कान हाजिर है। तबीयत तो खुदा जाने कहाँ है, बहरहाल कान हाजिर है। तो कार्यक्रम इतना लंबा हो गया है, शब्द मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। एक चिकित्सक चूँकि समुदाय यहाँ मौजूद है, मैं चिकित्सकों से कहता हूँ कि पैथी से ज़्यादा, इलाज से ज़्यादा, दवाइयों से ज़्यादा हमें भरोसा अपने व्यवहार पर होना चाहिए। चिकित्सक ऐसा होना चाहिए, मरीज जब उसके पास पहुँचे तो वो कहे तुमको देखे से आ जाती है, जो चेहरे पे रौनक बीमार समझता है उसका हाल अच्छा है। दूसरा जो परंतु हम देखते हैं व्यवहार में क्या होता है कि जहाँ चिकित्सक और मरीज का संबंध प्रेमी और प्रेमिका का होना चाहिए। जैसे प्रेमी को चोट लगे तो प्रेमिका को दर्द हो, प्रेमिका को चोट लगे तो प्रेमी को दर्द हो। तो चिकित्सक ऐसा होना चाहिए और मरीज ऐसा होना चाहिए, दोनों के अंदर ये भाव होना चाहिए प्रेमी और प्रेमिका का। परंतु होता क्या है, होता पति और पत्नी का भाव होता है, दोनों एक दूसरे के सुनते नहीं है, समझते नहीं है, किंतु साथ ही निभाते हैं। वो उसी के पास जाता है, दोनों साथ में एक ही निभाते हैं, मरीज उसी के साथ जाता है, उसी चिकित्सक के पास जाता है। तो उनका संबंध प्रेमी प्रेमिका का होना चाहिए, पर संबंध रहता है पति पत्नी का। ये हो गया। इसके बाद अब 3-4 लाइन और सुन लीजिए, बात खत्म कर दूंगा। शब्द व्यर्थ हैं यदि उनमें अर्थ नहीं, शब्द व्यर्थ हैं यदि उनमें अर्थ नहीं, अर्थ व्यर्थ है यदि उनमें भाव नहीं। शब्द व्यर्थ है यदि उनमें अर्थ नहीं, अर्थ व्यर्थ है यदि उनमें भाव नहीं। भाव मोहताज हैं, भाव मोहताज नहीं होते शब्द के, उनके लिए एक मौन ही काफ़ी है। इसलिए मैं शब्द को यही विराम देता हूँ और मौन से अपने भाव व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्याय जी व आदरणीय मंच। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इन्फॉर्म वुमन की तरफ से इतना अच्छा कार्यक्रम किया और हम सबको बुलाया, उसके लिए व्यास जी और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये अपना अपन लोगों ने मनाना चालू किया 1950। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना हुई। उसके बाद देखा गया तो 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस मना।
इसका ओरिजिनल ये था कि भाई जो जो बीमारियां हैं तो पूरा विश्व मिलकर उनसे लड़ सके। उसके बाद अपने यहाँ भी इसके ऊपर विश्व स्वास्थ्य संगठन तरफ से विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 7 अप्रैल को चूँकि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी, इसीलिए हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। अब इस साल 2024 में WHO की तरफ से जो नारा है या हमारा उद्देश्य है कि ये ह्यूमन राइट्स फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य सबका अधिकार, हर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ये उसका अधिकार है। इसलिए गवर्नमेंट जगह जगह डिस्पेंसरियाँ खोल रही हैं, जगह जगह ये वो बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे सेंटर, बड़े बड़े सेंटर। कोई भी तकलीफ हो तो उसको मदद मिल जाए, क्योंकि ये उस पर्सन का अधिकार है कि उसको स्वास्थ्य सेवाएं मिले। दूसरा, इसमें पूरे विश्व में जो अभी सर्वे चल रहा है उसमें ये बताया गया है कि जो कॉज ऑफ डेथ है, सबसे ज़्यादा डेथ अभी जो हो रही है पूरे विश्व में, नंबर 1 पे हार्ट अटैक है और नंबर 2 पे कैंसर है। इसीलिए अपने आचार्य की ओर से सब बता के गए कि ये तंबाकू, शराब, ये सब जो है अपने को नहीं लेना चाहिए। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है कि स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुश रहें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मेरा स्वागत करने के लिए। सभा में उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज हम विश्व स्वास्थ्य दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो मैं किसी बीमारी के बारे में बात करूँ तो थोड़ा सा बेईमानी जैसा लगता है, लेकिन जैसे एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हम दोनों पहलू एक साथ नहीं देख सकते, ऐसे ही स्वास्थ्य और बीमारी को हम एक साथ नहीं रख सकते। अगर हम स्वस्थ हैं तो मतलब बीमार नहीं है, और अगर बीमारी है तो इसका मतलब हम स्वस्थ नहीं हैं। तो हमें अगर किसी बीमारी से लड़ना है तो उसके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम उस बीमारी से या उस युद्ध को हम कहें तो उसको अच्छे से लड़ सकते हैं। तो हमारे जो सामने का शत्रु है उसकी सारी जानकारी अगर हमें है और हमारे पास क्या अस्त्र शस्त्र है, कितने सैनिक हैं, उसकी जानकारी है, तो हम अपने युद्ध को या किसी बीमारी को अच्छे से लड़ सकते हैं। तो मैं आज ऐसी बीमारी के बारे में बात करना चाहूँगा जो एक तरह से जिसे कहें डेथ सेंटेंस है। किसी के घर में अगर ये आती है न्यूज की किसी को कैंसर हो गया तो सबकी एक ये रूहें काँप जाती है कि अरे इनको तो कैंसर हो गया, अब तो ये बचने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कैंसर क्या है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कैंसर जो हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं उनकी ओवरग्रोथ है। हमारा शरीर अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जो एक अपने समय में जीवित रहता है, अपना काम करता है और फिर ख़त्म हो जाता है या मर जाता है। लेकिन अगर वही कोशिकाएं या तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करें, बढ़ती रहें या फिर खत्म होना या मरना बंद हो जाए तो वो एक गांठ का रूप ले लेती हैं, जिसको कैंसर कहते हैं। अब इससे परेशानी क्या होता है कि जो एक कोशिकाएं जो ट्यूमर बन जाती हैं वो धीरे धीरे अपने नॉर्मल जो अपना खान पान है उसको अपने में सोखने लगती है, जिससे बीमार कमज़ोर होता जाता है। अब जैसे आचार्य साहब ने बताया कैंसर किन किन चीज़ों से होता है। आप लोग भी देखते होंगे, कई लोग 30-30 साल से 20-20 साल से एक बिंडल 2-2 बिंडल सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, लेकिन उनको कैंसर नहीं हो रहा है। 20-20 साल से एल्कोहल पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लेकिन उनको कैंसर नहीं हो रहा है। लेकिन कोई 6 महीने ही पीता है तो उसको कैंसर हो जाता है। तो आप सोचते होंगे कि ऐसे कैसे हम पता चले कि हमें कैंसर एक चीज़ करने से हुआ कि नहीं हुआ। तो इसकी सबसे प्रचलित जो थ्योरी है जिसने बताया कैंसर कैसे होता है वो है डबल हिट थ्योरी। मतलब हम एक चीज़ को 2 बार हिट करें तो जो तब जाके कोई चीज़ होगी। तो पहला हिट हम अपनी शरीर में अनुवांशिक जो DNA होता है या जो जीन्स होते हैं उसमें हम ऑलरेडी लेके चलते हैं कि सेल्स में ऐसे चेंजेस आएंगे जो कैंसर बन सकते हैं, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उसको रोकथाम करके रखती है। जैसे ही सेकेंड हिट उसको हिट करेगा तो वो रोकथाम हट जाएगा और वो कैंसर बन जाएगा। तो जो सेकेंड हिट है वो किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। किसी के लिए एल्कोहल हो सकता है, किसी के लिए स्मोकिंग हो सकती है, किसी के लिए पॉल्यूशन हो सकता है, किसी के लिए सनलाइट हो सकती है, लेकिन किसके लिए क्या है ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो हमें जो बचना है वो उसको सेकेंड हिट से बचना है। तो सेकेंड हिट में हमारे टोबैको हम ना लें, एल्कोहल ना लें, फूड
फूड में एडल्ट्रेशन जो हो रहे हैं उनसे बचें। एक उसका एक बहुत जीता जागता उदाहरण है, पंजाब में एक सिटी थी जिसको कैंसर सिटी बोलते थे। वहाँ से एक ट्रेन चलती थी जो चंडीगढ़ PGI को जाती थी। वो लगभग 70% उसमें जो पैसेंजर होते थे वो कैंसर पेशेंट होते थे। उनको लेके जाती थी, कीमोथेरेपी लेते थे लोग, वापस लेके आती थी। तो उस ट्रेन का नाम ही कैंसर ट्रेन रखा गया था। अभी फिर उन लोगों ने एक स्टडी की, उन्होंने एक किचन गार्डन की स्थापना की। किचन गार्डन मतलब जो उनके घर में ही किचन है उसके साइड में हमने अपनी खुद की सब्जियां या अनाज वगैरह उगाना शुरू किया, बिना पेस्टिसाइड्स के, बिना फर्टिलाइजर्स के। तो वो ट्रेंड धीरे धीरे कम हुआ। अब वो शहर है वो लगभग कैंसर से फ्री हो चुका है। अब भ्रांति आती है गाँव में, शहरों में, क्या कैंसर को छेड़ने से कैंसर बढ़ जाता है? जैसे कहते हैं कि बायोप्सी करेंगे तो कैंसर बढ़ जाएगा, या ऑपरेशन करेंगे तो कैंसर बढ़ जाएगा। तो अगर हम बात करें कि एक शेर है, मान लीजिए एक जंगल का शेर है और उसको हम छेड़ें तो वो क्या करेगा? काटने को दौड़ेगा, दहाड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक सर्कस का शेर है, अगर हम उसको छेड़ दें या उसको कुछ करें तो वो शायद नहीं दहाड़ेगा, क्योंकि वो उसको बताए कि मेरा मास्टर मेरे बगल में बैठा है, अगर मैं कुछ भी करूँगा तो ये मास्टर मुझे तुरंत फंडर मार देगा, ठीक है। तो अगर हम कैंसर को छेड़ेंगे तो वो बढ़ेगा, ऑब्वियस है, बढ़ना ही है उसको, क्योंकि आपने बायोप्सी करा लिया, आपने सर्जरी करा ली, तो आपका ध्यान उसकी तरफ चला गया, ये कैंसर था, हमने छेड़ दिया है, बढ़ेगा। लेकिन अगर हम उसको एक कंट्रोल्ड वे में उसको छेड़ें, अगर कोई मास्टर उसको कंट्रोल करता है, जो मास्टर्स हम लोग जो काम करते हैं कि कैंसर के लिए हम लोग मास्टर हैं कि अगर बढ़ता है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं, तो अगर उस वे में काम करेंगे तो कैंसर नहीं बढ़ता है। मतलब हम बायोप्सी कराएं, उसके बाद उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं तो कैंसर नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम अगर बायोप्सी करा के या आधा अधूरा ऑपरेशन करा के या सही ढंग से बिना एक्सपर्टीज़ के ऑपरेशन करा के अगर उसको छोड़ देंगे तो वो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो फिर होता है कि अब हमारे पास क्या शस्त्र है ऐसे जिससे हम कैंसर से लड़ सकते हैं। तो हमारा मैं ये नहीं कहता कि और पद्धतियों में कैंसर के लड़ने के लिए दवाएं नहीं या कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है, मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है बाकी पद्धतियों का, जो मुझे लगता है कि जो आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक या जो भी पारंपरिक पद्धतियाँ हैं वो कोई साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं करती है कि भाई ये दवाई है, हमने 100 मरीजों को दिया या 100 मरीजों को नहीं दिया तो किसका कैंसर ठीक हुआ, या ये दवाई है, आज की जो उपस्थित दवाइयाँ हैं उनसे हम कंपेयर कर रहे हैं तो हमारी जो पद्धति है उससे कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को। अगर ये स्टडी, मैं उनको बोलता हूँ कि अगर वो स्टडी करें और अपनी पद्धति को प्रूव करें तो हो सकता है कि आगे के समय में वो पद्धतियाँ भी आगे आएँ जिनसे कैंसर का उपचार हो सके। तो अभी तक जो साइंटिफिक रूप से पद्धति अवेलेबल है उसमें ऑपरेशन है, रेडियोथेरेपी है और कीमोथेरेपी है। कैंसर एक तरह से एक डिसीज़, आपका एक ट्यूमर है, हाथ में है तो हाथ का ही इलाज होना चाहिए, बाकी शरीर का क्यों इलाज करना है। तो जैसे हमने बताया कि कैंसर एक सेंटीमीटर स्क्वायर का ट्यूमर अगर होता है वो करीब 1 करोड़ सेल्स से बनता है और धीरे धीरे वो सेल्स पूरी बॉडी में वो स्प्रेड करती रहती है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी उस स्प्रेड को रोकती रहती है। जैसे कहीं जाके बैठा तो इम्यूनिटी ने उसको किल कर दिया, लेकिन 24 घंटे 7 दिन हमारी इम्यूनिटी एक जैसी नहीं रहेगी। तो जब भी उसको मौका मिलेगा वो वहाँ जाके जम जाएगा और वहाँ दूसरी जगह भी कैंसर डेवलप होने लगेगा। तो इस हिसाब से हम मानते हैं कि जो कैंसर होता है एक लिमिट तक ही लोकल डिसीज़ है, उसके बाद वो एक सिस्टमिक डिसीज़ बन जाता है। जैसे हम बात करें कि हमें फीवर आ रहा है तो फीवर उसका सिम्टम्स है जो ओवरऑल बॉडी शो कर रही है, लेकिन फीवर किस वजह से आ रहा है? मलेरिया की वजह से आ रहा है, टाइफाइड की वजह से आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? जब हम उसको ट्रीट करेंगे तो फीवर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो कैंसर का भी एक लोकल ट्रीटमेंट होता है और एक सिस्टमिक ट्रीटमेंट होता है। जब शुरुआती स्टेज में हम ट्रीट करते हैं तो उसको एक लोकल डिसीज़ मान के केवल लोकल ट्रीटमेंट ही देते हैं, लेकिन अगर कैंसर बढ़ा हुआ है, स्टेज 3 में है, स्टेज 2 में है, तो पहले हम वो सिस्टमिक ट्रीटमेंट शुरू करना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो कैंसर को दूसरी जगह बनने का रिस्क है वो कम से कम हो सके। तो अगर सिस्टमिक ट्रीटमेंट की बात करें तो वो कीमोथेरेपी होती है, लोकल ट्रीटमेंट में सर्जरी और रेडियोथेरेपी आती है। तो आप लोगों को लगता होगा कि कभी डॉक्टर बोलते हैं कि ऑपरेशन करेंगे पहले, कभी कहते हैं कि कीमोथेरेपी करेंगे पहले, फिर कहते हैं कि नहीं इसमें तो रेडियोथेरेपी होगी। तो ये डिसीजन इसी हिसाब से लिया जाता है। अगर बहुत छोटा ट्यूमर है तो उसको लोकल ट्रीटमेंट से ही ठीक किया जाता है।
क्योंकि अगर किसी पद्धति से 90% फायदा हो गया तो उसमें 10% केवल फायदा देने के लिए हम दूसरी पद्धति ऐड नहीं करना चाहेंगे। लेकिन अगर कैंसर ऑलरेडी स्प्रेड है जिसमें ठीक होने के चांस कम है तो पहले हम वो रिस्क कम करेंगे जो हमें बाहर दूसरी जगह फैलने से बचाएगा। तो इस हिसाब से कभी पहले कीमोथेरेपी दे दें अगर एडवांस कैंसर है, और अगर फैला हुआ है तो उसमें कीमोथेरेपी ओनली सिस्टमिक थेरेपी ही करते हैं। लोकल थेरेपी का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि अगर एक जगह से निकाल भी दिया तो दूसरी जगह को ग्रो करने लगेगा। फिर लोगों में भ्रांति है कि क्या कैंसर लाइलाज है। तो अगर हम एक मोटे तौर पर बात करें तो स्टेज 1 का कैंसर वो बॉडी में कहीं भी हो लगभग 90% रूप से ठीक किया जा सकता है। 90% का मतलब ये नहीं कि पेशेंट 90% ठीक होगा, 10% ठीक नहीं होगा। 90% का मतलब है कि अगर हम स्टेज 1 के 100 लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे तो 90 लोगों को कैंसर वापस नहीं आएगा, 10 लोगों को आ सकता है। ठीक है, तो लेकिन कब आएगा, कहाँ पे आएगा, कितने समय बाद आएगा, ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यही स्टेज 2 की बात करें तो यही रेशियो 70-30 का हो जाता है, और अगर स्टेज 3 की बात करें तो ये 50% का हो जाता है। तो अगर हम शुरुआती स्टेज में उस कैंसर पे रोकथाम लगा लें तो हम लगभग 90% रिजल्ट पा सकते हैं। तो मेरा राजेश व्यास जी से और इन्फॉर्म ह्यूमन की पूरी टीम से ये अनुरोध है कि अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा आदमी है जो अपनी भ्रांतियाँ कैंसर के बारे में या कैंसर के बारे में कोई भी सवाल जवाब है उनको अगर करना चाहता है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ राजेश व्यास जी का और इन्फॉर्मेशन टीम को कि मुझे आप बुलाया और मुझे आपका संबोधन करने का मौका दिया। धन्यवाद। जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको यदि हम समेट कर इन पंक्तियों से यदि हम अपने भाव बताना चाहें तो मुझे दुष्यंत साहब की वो पंक्तियाँ याद आती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। दरअसल यही हमारी थीम है कि हम इस तरह के आयोजन करके एक सकारात्मक ऊर्जा, एक सकारात्मक आग लगाना चाहते हैं जिससे समाज का कुछ भला हो। और आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथियों का बहुत धन्यवाद। आप सभी तमाम डॉक्टर्स का, सभी परिजनों का बहुत आभार। आपने इन्फॉर्म ह्यूमन के साथ सहभागिता सुनिश्चित की। हमें भरोसा है आप हमारे साथ ऐसे ही लंबे समय तक इन्फॉर्म ह्यूमन के साथ इस सफर में जुड़े रहेंगे। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। एक सामूहिक फोटो हम लेंगे, आप सभी लोग आ जाइएगा। अतिथियों के साथ एक मंच का एक ग्रुप फोटो हम करेंगे, इसके बाद भोजन करेंगे। आप सभी का बहुत आभार। थैंक यू। रुक जाओ, ले अब ले। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।